आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक सरकार के अंग के बारे में। जो सरकार है इसके अंग के बारे में आज देखेंगे कि केंद्र सरकार के कितने अंग है और जो राज्य सरकार है इसके कितने अंग है। तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए इसे पहले आप अच्छी तरह से देखें और लास्ट में चलकर प्रीवियस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें, जिससे आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सरकार के अंग। केंद्रीय सरकार के 3 अंग हैं। उसी प्रकार जो राज्य सरकार होते हैं इसके भी 3 अंग हैं। हम सभी जानते हैं जो भारत है तो यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो केंद्र सरकार के 3 अंग है और इसी प्रकार राज्य सरकार के भी 3 अंग होते हैं। जो केंद्र सरकार है इनके 3 अंग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव, जो कि कानून बनाने का काम करती है। दूसरा कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, जो कि कानून लागू करने की काम करती है। और तीसरा जो है न्यायपालिका, जो कि न्याय करने की काम करती है। तो केंद्र सरकार की तरह ही जो राज्य सरकार है तो राज्य सरकार के भी 3 अंग हैं। उसी प्रकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से देखते हैं। सरकार के 3 अंग, विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी। अब है विधायिका। विधायिका यानी कि विधेयक, बिल बनाने और कानून बनाने का काम करती है। जो विधायिका है तो यह कानून बनाने का काम करती है। जितने भी प्रकार के विधेयक होते हैं इन सभी के बनाने का विधायिका काम करते हैं। दूसरा है कार्यपालिका। जो कार्यपालिका है तो यह विधेयक यानी कि बिल, कानून लागू करने का काम करती है। ठीक है ना। और तीसरा है न्यायपालिका यानी कि न्याय करने का काम करती है। जो न्यायपालिका है तो यह न्याय करने की काम करती है। एक बार और इसे समझ लेते हैं। जो विधायिका है तो यह विधेयक यानी कि कानून बनाने का काम करती है। जो कार्यपालिका है तो यह विधेयक को लागू करने का काम करती है। और जो न्यायपालिका है तो यह इन सभी को देखती है और इनके न्याय करने का काम करती है। आगे चलते हैं। अब है संघ के कार्यपालिका। जो केंद्र में कार्यपालिका है उनके बारे में देख लेते हैं कि जो कार्यपालिका है केंद्र में उनमें कौन कौन शामिल है। कार्यपालिका के भी 2 अंग होते हैं। जो कार्यपालिका है तो इसके भी 2 अंग होते हैं। पहला अस्थायी अंग, दूसरा स्थायी अंग। पहला स्थायी अंग और दूसरा अस्थायी अंग। जो अस्थायी अंग में शामिल होते हैं तो इनके कार्यकाल लगभग 5 वर्ष के लिए होता है। परंतु जो स्थायी अंग में शामिल होते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी, IAS, IPS और जितने भी प्रकार के जो सरकारी अधिकारी होते हैं तो इनके आयु लगभग 60 से 62 वर्ष तक निर्धारित होती है। परंतु जो अस्थायी अंग में होते हैं जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो ज़्यादातर इन सभी का कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का ही होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लिए अस्थायी अंग और स्थायी अंग में कौन कौन से आते हैं और उनमें क्या अंतर है। अब देख लेते हैं इनमें कौन कौन शामिल है। अस्थायी अंग में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये सभी शामिल होते हैं। और इसी के साथ एक और जो कि महान्यायवादी भी इसी में शामिल होते हैं। और स्थायी अंग में जो भी सरकारी अधिकारी है, IAS, IPS, टीचर, ये सभी स्थायी अंग में आते हैं। इनके समय काल 60 to 62 वर्ष तक निर्धारित की जाती है। इसीलिए ये सभी स्थायी अंग कहलाते हैं। राष्ट्रपति यह न केवल केंद्र का बल्कि पूरे देश का हेड माना जाता है। जो राष्ट्रपति है
तो यह केवल केंद्र का ही नहीं बल्कि पूरे देश का हेड माने जाते हैं। राष्ट्रपति को कार्यपालिका का नामित शक्ति प्रदान है। जो राष्ट्रपति है तो इन्हें कार्यपालिका का नामित शक्ति प्रदान है। और जो प्रधानमंत्री है तो इन्हें वास्तविक हेड माना जाता है। कार्यपालिका के जो नामित शक्ति है तो यह राष्ट्रपति के पास है और जो प्रधानमंत्री है तो यह कार्यपालिका का वास्तविक हेड माने जाते हैं। प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति प्रदान है। जो राष्ट्रपति है तो इनके पास कार्यपालिका के नामित शक्ति प्रदान है, यानी कि इनके पास सिर्फ नाम मात्र का शक्ति प्रदान है। और जो प्रधानमंत्री है तो इन्हें कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति प्रदान है। मंत्री परिषद यह मंत्रियों का एक समूह है। जो मंत्री परिषद होते हैं तो इनमें मंत्रियों का समूह होता है, जैसे शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, यह सभी मंत्री परिषद में ही शामिल होते हैं। ये जितने भी मंत्री हैं यह सभी प्रधानमंत्री के नियंत्रित में काम करते हैं, ठीक है ना। जितने भी मंत्री परिषद में मंत्री है यह सभी प्रधानमंत्री के नियंत्रित में काम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं। जो राष्ट्रपति है तो इन्हें कार्यपालिका का नामित शक्ति प्रदान है। वही जो प्रधानमंत्री है तो इन्हें कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति प्रदान है। जो मंत्री परिषद है तो यह मंत्रियों का समूह है। इसमें शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रेलवे मंत्री आदि शामिल होते हैं। यह प्रधानमंत्री के नियंत्रित में काम करते हैं। मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। जो मंत्री परिषद है तो इसमें 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उपमंत्री, ठीक है ना। जो मंत्री परिषद है यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के हिसाब से यह है मंत्री परिषद। तो इसमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उपमंत्री शामिल होते हैं। ये सभी मिलकर मंत्री परिषद बनाते हैं। अब है मंत्रिमंडल। जो मंत्री परिषद है यह अलग है और जो मंत्रिमंडल है यह अलग है। इसका नियंत्रण भी प्रधानमंत्री करते हैं। जो प्रधानमंत्री है यह ही मंत्रिमंडल का भी नियंत्रित करते हैं और जो मंत्री परिषद है इनका भी नियंत्रण प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। जो मंत्रिमंडल है तो इसमें कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। जो मंत्रिमंडल है तो इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, परंतु जो मंत्री परिषद है तो इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री ये सभी शामिल होते हैं। तो इस प्रकार हम सभी जान सकते हैं जो मंत्री परिषद है यह मंत्रिमंडल से बड़ा है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। जो मंत्री परिषद है यह मंत्रिमंडल से बड़ा है। इसमें कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, तब जाकर मंत्रिमंडल बनते हैं। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद से छोटा होता है, ठीक है ना। जो मंत्रिमंडल है तो यह मंत्री परिषद से छोटा होता है। अब देख लेते हैं संघ की विधायिका। जो विधायिका है संघ में यानी कि केंद्र में, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत की केंद्रीय विधायिका का नाम संसद है। जो भारत में केंद्रीय विधायिका है तो इसका नाम संसद है। संसद के भी 2 सदन होते हैं। जो भारत में संसद है तो इसके 2 सदन हैं। पहला राज्यसभा यानी कि उच्च सदन, दूसरा लोकसभा यानी कि निम्न सदन, ठीक है ना। राज्यसभा को उच्च सदन यानी कि अपर हाउस कहा जाता है और जो लोकसभा है तो इन्हें निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस कहा जाता है। नोट को देख ले, संसद के 2 सदन और 3 अंग होते हैं। जो संसद है तो इसके 2 सदन और 3 अंग होते हैं, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं तो इसके 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा।
परंतु यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं तो संसद के 3 अंग होते हैं। संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना। जो संसद है तो इसके 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिगर में देख लेते हैं संसद के अंग। तो संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। वही संसद के 2 सदन हैं, पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। ठीक है ना। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब देख लेते हैं राज्य सरकार के कार्यपालिका को। जो राज्य में कार्यपालिका होते हैं इनके बारे में देख लेते हैं कि राज्य में किस प्रकार कार्यपालिका होते हैं और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसके भी 2 अंग होते हैं। राज्य सरकार के जो कार्यपालिका है इसके भी 2 अंग होते हैं, स्थायी अंग और अस्थायी अंग। तो अस्थायी अंग में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। वही स्थायी अंग में सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। राज्य सरकार के कार्यपालिका है तो इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। इसे 2 भागों में बांट दिया जाता है, अस्थायी अंग और स्थायी अंग। तो अस्थायी अंग में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं और स्थायी अंग में सरकारी अधिकारी आते हैं। अब देख लेते हैं राज्य की विधायिका। जो राज्य की विधायिका है इसके बारे में देख लेते हैं। राज्य सरकार के विधायिका को विधानमंडल कहा जाता है। जो राज्य में विधायिका है तो इसे विधानमंडल कहा जाता है, परंतु जो संघ में विधायिका है उसे संसद कहा जाता है। विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं। ठीक है ना। जो विधानमंडल है तो इसे भी 2 सदन होते हैं, पहला विधानसभा यानी कि निम्न सदन, दूसरा विधान परिषद यानी कि उच्च सदन। ठीक है ना। संसद की तरह ही जो राज्य में विधानमंडल है तो इसके भी 2 सदन होते हैं। जो विधानमंडल है तो इसके 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल के 2 सदन और 3 अंग है। जो विधानमंडल है तो इसके 2 सदन और 3 अंग है। विधानमंडल के तीसरा अंग राज्यपाल होता है। ठीक है ना। जिस तरह हमने देखा संघ के विधायिका में संसद के 2 सदन और 3 अंग थे, उसी प्रकार विधानमंडल में भी विधानमंडल के 2 सदन और 3 अंग है। तो विधानमंडल में जो 2 सदन है वह है विधानसभा और विधान परिषद, और इसका तीसरा अंग है राज्यपाल। अधिकांश राज्यों में सिर्फ विधानसभा है। जो विधानसभा है तो यह सभी राज्य में स्थित है, परंतु जो विधान परिषद है यह सभी राज्य में नहीं है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है। ठीक है ना। जो विधान परिषद है तो यह मात्र वर्तमान में 6 राज्य में स्थित है, परंतु जो विधानसभा है तो यह लगभग सभी राज्यों में स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं जो विधानसभा है यह किन 6 राज्यों में वर्तमान में स्थित है। वर्तमान में विधान परिषद 6 राज्यों में स्थित है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद स्थित है। तो इसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक है टीबी जुकाम। ठीक है ना। टीबी जुकाम। टी से तेलंगाना, बी से बिहार, जे से जम्मू कश्मीर, परंतु जो जम्मू कश्मीर है यह विधान परिषद से हट चुका है, लेकिन आप ट्रिक के लिए इसे जोड़ सकते हैं। यू से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश और एम से महाराष्ट्र। तो इस प्रकार आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं।
जो जम्मू कश्मीर है तो इसमें पहले विधान परिषद शामिल था, परंतु जब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो यहाँ से विधान परिषद हट चुकी है। अब देख लेते हैं न्यायपालिका को, जो सरकार के अंग है तो इसके तीसरा अंग को देख लेते हैं न्यायपालिका को। जो भारत में न्यायपालिका है तो यह एकीकृत न्यायपालिका है और यह पिरामिड शेप का बना हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय है, फिर उससे ऊपर जिला न्यायालय है, फिर उससे ऊपर उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। जो न्यायपालिका भारत में है तो यह पिरामिड शेप का है। सबसे नीचे है अधीनस्थ न्यायालय, फिर उससे ऊपर जिला न्यायालय, फिर उससे ऊपर उच्च न्यायालय, फिर उससे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। तो हम सभी डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते, हमें पहले अधीनस्थ न्यायालय जाना होगा। यदि इसमें सुनवाई नहीं हुआ और इससे हम यदि संतुष्ट नहीं है तब हम जिला न्यायालय जा सकते हैं, और इससे भी परिणाम नहीं निकला तो उसके बाद हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट से भी हम यदि संतुष्ट नहीं है तब जाके हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, परंतु हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। एक कंडीशन में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जब हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो उस समय हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, परंतु किसी प्रकार की चुनौती में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसीलिए जो भारत में न्यायपालिका है यह एकीकृत है। तो यहाँ पे थ्योरी को देख लेते हैं। संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र के लिए एकल न्यायपालिका है। ठीक है ना। एकल न्यायपालिका का प्रावधान भारत में है, यानी कि पहले हम अधीनस्थ न्यायालय में जाएंगे, फिर जिला न्यायालय में, फिर उच्च न्यायालय में, और लास्ट में जाकर जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय में। भारत में न्यायपालिका पिरामिड के समान है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, उसके नीचे जिला न्यायालय और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। ठीक है ना। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय आते हैं, फिर उसके नीचे उच्च न्यायालय, फिर उसके नीचे जिला न्यायालय और सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। पहले वह अधीनस्थ न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। यहाँ पे नोट को देख ले। अपवाद में मौलिक अधिकार हनन होने पर कोई भी नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच वर्णित है, तो इसके बारे में पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि इसका हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो चलिए सरकार के अंग को एक बार अच्छी तरह से फिगर में समझ लेते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए और जल्दी आप भूल भी न सके। सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो सरकार के अंग है तो यह 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इनके बारे में थ्योरी देख लिए। चलिए देख लेते हैं फिगर में, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो सबसे पहले विधायिका को देख लेते हैं। संघ की विधायिका और राज्य की विधायिका। संघ के विधायिका में कौन कौन शामिल है और राज्य की विधायिका में कौन कौन शामिल है। संघ की विधायिका, संघ के विधायिका को संसद कहा आता है। ठीक है ना। जो संघ की विधायिका है तो इसे संसद कहा आता है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। और राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहा आता है। ठीक है ना। जो राज्य की विधायिका है तो इसे विधानमंडल कहा आता है। इसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। ठीक है ना। समझ में आ गया। जो विधायिका है तो संघ की विधायिका को संसद कहा आता है और राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहा आता है। जो संसद है तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। वही विधानमंडल है तो इसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। अब देख लेते हैं कार्यपालिका को। तो संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। जो संघ की कार्यपालिका है तो इसमें राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आते हैं। और जो राज्य की कार्यपालिका है इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता आते हैं। इसके बाद है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय जो कि सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे उच्च न्यायालय है, फिर उसके नीचे जिला न्यायालय है, फिर उसके नीचे सत्र न्यायालय है यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको फिगर से भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी क्लास समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, विधायिका का क्या कार्य होती है? जो विधायिका होती है तो इसका क्या कार्य होती है? तो ऑप्शन ए कानून बनाने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 2, संघ के कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? संघ के कार्यपालिका में ऑप्शन डी इनमें से सभी आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 3, कार्यपालिका का नामित शक्ति किनके पास होता है? कार्यपालिका का नामित शक्ति ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास होता है, परंतु वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मंत्री परिषद को नियंत्रित कौन करता है? मंत्री परिषद को नियंत्रित ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, संघ के विधायिका का क्या नाम है? संघ के विधायिका का नाम संसद है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य सरकार के विधायिका को क्या कहा जाता है? राज्य सरकार के विधायिका को विधानमंडल कहा जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद है? तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय यह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।